हाँ दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका अपने चैनल टारगेट मैथ्स विद प्रशांत पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी टेट 2019 में पूछे गए सभी प्रश्न। तो पहला प्रश्न तो बहुत सिंपल है। आपको बताना है कि एक सरल रेखा में कितने बिंदु होते हैं। ऑप्शंस में दिया गया है 0, 1, 2 और असंख्य। तो भैया यह तो सबको पता है कि एक सरल रेखा में अनंत बिंदु होते हैं। तो हमारा तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। असंख्य बिंदु होते हैं, अनंत नहीं, असंख्य होते हैं। हम उनको गिन ही नहीं सकते हैं। आखिर एक सरल रेखा में कितने बिंदु होते हैं। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आपको पाइथागोरस त्रिक बतानी है। क्वेश्चंस दिए गए हैं 18, 15, 17। सेकंड ऑप्शन है 8, 9, 10। थर्ड ऑप्शन है 8, 64, 512। फोर्थ ऑप्शन है 6, 8 और 10। तो सबसे पहला वर्ड है कि आपको इसमें बताना है पाइथागोरस त्रिक। तो सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि आखिर यह पाइथागोरस त्रिक क्या होती है। पाइथागोरस जो त्रिक है, पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर ही बनी है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय यह है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब इस संख्या इस जो दिया गया है ऑप्शन, इसमें जिस ऑप्शन की सबसे बड़ी संख्या शेष दोनों संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर होगी, वह संख्या पाइथागोरस त्रिक बनाएगी। जैसे 3, 4 और 5 क्या है? ये पाइथागोरस त्रिक बनाता है। क्यों? क्यों पाइथागोरस त्रिक बनाता है? क्योंकि जो 5 का वर्ग होता है यह 3 के वर्ग और 4 के वर्ग के योग के बराबर होता है। 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। 25 बराबर 25। इसलिए 3, 4 और 5 जो है पाइथागोरस त्रिक है। बड़ी संख्या का जो वर्ग है शेष दोनों संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो इसमें भैया 8, 15 और 17 और 6, 8 और 10 पाइथागोरस त्रिक बनाते हैं। जो 17 का वर्ग होगा वह 8 और 15 के वर्ग के योग के बराबर होगा, और जो 10 का वर्ग होगा, 10 का वर्ग 100, वह 6 का वर्ग 36 और 8 का वर्ग 64, 36, 64, 100 के बराबर होगा। तो पहला ऑप्शन और फोर्थ वाला ऑप्शन पाइथागोरस त्रिक बनाते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक बहुभुज के अंतः और बाह्य कोण का अंतर 60 है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको दिया गया है अंतः कोण और बाह्य कोण का अंतर। तो बहुभुज का जो अंतः कोण होता है, बहुभुज का अंतः कोण होता है, बहुभुज का अंतः कोण होता है n-2 गुणे 180/n। यह तो फॉर्मूला है। बहुभुज का जो अंतः कोण होता है वह n-2 गुणे 180/n होता है। और बहुभुज का जो बाह्य कोण होता है, बाह्य कोण होता है वह होता है 360/n। अंतः कोण और बाह्य कोण का अंतर, अंतः कोण है n-2 गुणे 180/n माइनस 360/n। अंतः कोण और बाह्य कोण का अंतर है 60 अंश। तो आपको n का मान ज्ञात करना है। 0 से 0 कैंसिल हुआ, वह n-2 गुणे 18 माइनस
36/n, क्योंकि हर समान है, बराबर 6। तो 18n, 18 दूना 36 माइनस 36 बराबर 6 गुणे n 6। तो 18n माइनस 36 हुआ माइनस 72 बराबर 6। तो 6n इधर आया तो माइनस हुआ, 12n बराबर 72, तो n बराबर हुआ 72/12, 12 छंग 72, 6। तो भुजाओं की संख्या हो गया 6। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 2 की पावर -1 पे पावर -1 का मान होगा, क्वेश्चन नंबर 4 है। ऑप्शंस दिया गया है, एक अभाज्य संख्या होगी, सम संख्या होगी, दो का गुणक होगी और विषम संख्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 2 की पावर -n पे होल पावर -1 का मान याद कर लेंगे। 2 की पावर -1 पे होल पावर -1, आपको पता है कि a टू दी पावर m होल पावर n बराबर होता है a टू दी पावर m इंटू n। तो 2 की पावर है -1 पे होल पावर -1, -1 और -1 का गुणा हो जाएगा 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 बराबर 2। तो 2 एक अभाज्य संख्या भी है, 2 एक सम संख्या भी है, 2 एक 2 का गुणक भी है, इसलिए 2 एक विषम संख्या नहीं है, जो फोर्थ वाला ऑप्शन से गलत हो जाएगा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला दिया गया है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है। पहला कथन है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है। तो यह पूर्णतः गलत, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 होती है। आखिर सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 क्यों होती है? क्योंकि 2 के पास 2 गुणनखंड होते हैं, 1 और 2, इसलिए 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। और अभाज्य संख्या की डिफिनीशन है ऐसी संख्या जिसके पास कम से कम 2 गुणनखंड हो। 1 के पास तो केवल एक ही गुणनखंड है, इसलिए एक विषम संख्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। दूसरा ऑप्शन से है आपका कि एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है। हाँ, एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है। क्यों? क्योंकि 9 भाज्य है, 9 भाज्य है और यह एक विषम भी है। तीसरा ऑप्शन है कि कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है, है जो 2 है, यह एक सम कोई विषम अभाज्य संख्या, कोई सम अभाज्य संख्या नहीं, सॉरी, है कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है, गलत है, क्योंकि है जो 2 है यह अभाज्य संख्या भी है, अभाज्य के साथ साथ सम भी है। और फोर्थ ऑप्शन है 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव भाज्य संख्या होता है, गलत है। क्यों? क्योंकि 11 अभाज्य है और 7 भी अभाज्य है, 11 और 7 का योगफल हुआ 18, 18 क्या है? भाज्य है। 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, 3 और 5 का योगफल हुआ 8, 8 क्या है?
भाज्य है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 यह है कि किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर है। किसी आयताकार खेत का जो विकर्ण है वह 17 मीटर है। हमने मान लिया कि आयताकार खेत है ABCD, इसका विकर्ण AC जो है 17 मीटर है, और दिया गया है कि इस खेत का जो परिमाप है वह दिया गया है 46 मीटर। आपको बताना है इस आयताकार खेत का क्षेत्रफल। मेरे प्यारे बच्चों, आप आयत का क्षेत्रफल तभी बता सकते हो जब आपको उसकी लंबाई पता हो और उसकी चौड़ाई पता हो, क्योंकि जो आयत का क्षेत्रफल होता है वह लंबाई गुणा चौड़ाई के बराबर होता है। तो भैया न तो आपको इसमें लंबाई पता है और ना ही इसमें आपको चौड़ाई पता है, तो मैं एक काम करता हूं, लंबाई को मान लेता हूं x मीटर और चौड़ाई को मान लेता हूं y मीटर। तो परिमाप दिया गया है 46 मीटर। तो आपको पता है कि जो आयत का परिमाप होता है वह दो ब्रैकेट्स में लंबाई प्लस चौड़ाई के बराबर होता है। दो ब्रैकेट्स में लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर दिया गया है 46 मीटर। तो x प्लस वाई बराबर हुआ 46/2 बराबर 23 मीटर। x क्या है लंबाई, y क्या है चौड़ाई। यहां से आपको पता चला कि लंबाई और चौड़ाई का जो योग है वह है 23 मीटर। अब भैया आपको पता होना चाहिए कि आयत का प्रत्येक कोण तो 90 अंश होता है। कितना होता है? 90 अंश। और आयत के या 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। कर्ण हुआ 17। तो कहने का मतलब जो 17 का वर्ग होगा वह दो संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो आपको यह पाइथागोरस त्रिक पता होनी चाहिए कि 17, 15 और 8 जो हैं पाइथागोरस त्रिक बनाते हैं। 15 और 8 का जो वर्गों का योग होता है वह 17 के वर्गों के योग का बराबर होता है। यहां से आपको लंबाई मिली 15 और चौड़ाई मिली 8। तो 15, 8, 23। आपको पता है लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 23। तो लंबाई मिला 15 और चौड़ाई मिला 8। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई 15 गुणे 8, 15 अट्ठे 120 मीटर स्क्वायर। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए हों। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही सिंपल प्रश्न है। आपको क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 को, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि z का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 417 z8 9 से विभाज्य है। यह संख्या 9 से विभाज्य है तो आपको z का मान ज्ञात करना है। ऑप्शंस दिया गया है 9 से विभाज्य है। मैं लिख देता हूं, यह संख्या 9 से विभाज्य है तो आपको z का मान ज्ञात करना है। ऑप्शंस दिया गया है a बराबर 6, b बराबर 7, c बराबर 9, d बराबर 13। मेरे प्यारे बच्चों, अगर यह पूरी संख्या 9 से विभाज्य है तो 9 के विभाज्यता का नियम है यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या 9 से विभाज्य होती है। तो ये पूरी संख्या 9 से विभाज्य है, इसका मतलब यह है कि इस संख्या के अंकों का जो योगफल है वह 9 से विभाज्य है। तो हम इस संख्या के अंकों का योगफल ज्ञात कर लेते हैं। 4
+1 +7 +z +8 हुआ। 4 1 5 7 5 12 12 8 20 20 + z 9 से विभाज्य है। 20 + z जो है 9 से विभाज्य है। तो देखिए हम z की इसमें कौन सी वैल्यू रख दें कि यहाँ पे z की वैल्यू रखने पर संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। z बराबर 6 पुट करोगे तो 20 + 6 26 26 9 से कटेगा नहीं, इसलिए z की वैल्यू 6 नहीं हो सकती। z की वैल्यू जब आप 7 रखोगे 20 7 27 27 9 से कट जाएगा, 9 तिया 27, इसलिए z की वैल्यू 7 हो सकती है। जब 9 रखोगे 20 9 29 9 से नहीं कटेगा। जब z के स्थान पे 3 रखोगे 20 3 23 9 से नहीं कटेगा, इसलिए z की वैल्यू क्या होगी 7 होगी। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यह है कि क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है यदि, क्वेश्चन नंबर 8 है यदि 2160 बराबर 2a गुणा 3b गुणा 5c हो तो 5c हो तो 3a - 2b हो तो 3 की पावर a इंटू 2 की पावर -b इंटू 5 की पावर c का मान ज्ञात करो। ये आपको बताना है। तो सबसे पहला वर्क है, इसमें आप a, b और c का मान ज्ञात करोगे। अच्छा, a, b और c का मान आप कब ज्ञात कर पाओगे? जब 2160 का आप अभाज्य गुणनखंड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर 2160 में कितनी 2 की पावर है, कितनी 3 की पावर है, कितनी 5 की पावर है। इसलिए हम 2160 का साइड में हम कर देते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से काटोगे 1080 हुआ, फिर 2 से काटोगे 540 हुआ, फिर 2 से काटोगे 270 हुआ, फिर 2 से काटोगे 135 हुआ, फिर 3 से काटोगे 45 हुआ, फिर 3 से काटोगे 15, फिर 3 से काटोगे 5, फिर 5 से काटोगे 1। तो 1 2 3 4, तो 2160 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 1। अब तुलना कर दीजिए, a के स्थान पे यहां कितना है 4, b के स्थान पे यहां कितना है 3 और c के स्थान पे यहां कितना है 1। ठीक, आपको बताना है 3 की पावर a के स्थान पे लिख दो 4 गुणा 2 की पावर b के स्थान पे लिख दो -3 और c के स्थान पे लिख दो 5 की पावर 1। यही हो गया। ठीक, चलिए अब एक आकृति बनी है, उस आकृति में आपसे पूछा जा रहा है कि यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। एक आकृति बनी है, उस आकृति में पूछा जा रहा है कि यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है। दिया गया है, यहां 2 दिया गया है, यहां लिखा गया है 8, यहां 64 लिखा गया है, यहां लिखा गया है 4, यहां 27, यहां 3 और यहां 1 है और यहां दिया गया है यक्ष। आपको यक्ष का मान ज्ञात करना है। तो देखिए 4 का क्यूब होता है 64, 4 चौक 16 चौका 64, 3 का क्यूब होता है 27, 3 तिया 9 तिया 27, 2 का क्यूब होता है 8, 2 दूना 4 दूना 8। तो यक्ष के स्थान पे क्या होगा 1, 1 का जो क्यूब होता है वह होता है 1, तो यक्ष के स्थान पे होगा 1। ठीक, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 2018 में
2018 में अमित का वेतन 2018 में अमित का वेतन 1,26,500 रुपया है। वर्ष 2016 में उसका वेतन प्रतिवर्ष क्रमशः 10% और 2017 में 15% बढ़कर 2018 के वेतन तक पहुंच गया। 2016 में वेतन बढ़ा 10% और 2017 में वेतन बढ़ा 15% तथा 2018 में उसका वेतन हो गया है 1,26,500। आपको बताना है कि आखिर 2016 की स्टार्टिंग में उसका वेतन कितना था, यही बताना है। तो मान लीजिए कि अमित का 2016 में वेतन था यक्स रुपया। कितना रुपया था? यक्स रुपया। तो 2016 में वेतन में वृद्धि होती है 10% की, तो हो जाएगी वृद्धि 110/100 की। और 2017 में वृद्धि होती है 15% की, तो 2017 में वेतन हो जाएगा 115/100। और अब वेतन 2018 में हो जाता है 2018 में वेतन हो जाता है उसका 1,26,500। यही क्वेश्चन है। फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन में पूछा गया है अमित का वेतन 2018 में 1,26,500 रुपया है। उसके वेतन में 2016 में 10% की और 2017 में 15% की वृद्धि होती है। तो आपको बताना है कि 2016 में उसका वेतन कितना था, कि 2016 में 10% और 2017 में 15% की वृद्धि के बाद 2018 में उसका वेतन हो गया है 1,26,500। तो मैंने मान लिया कि 2016 में वेतन था यक्स रुपया, तो 2016 में वृद्धि होती है 10%, तो 2016 के बाद वेतन हो जाएगा यक्स गुणे 110/100। और 2017 में वृद्धि होती है 15%, 2017 के बाद हो जाएगा वेतन 115/100। इन 2 वर्षों के बाद उसका कुल वेतन हो जाता है 1,26,500। इसी इक्वेशन को सॉल्व करके आपको यक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। जो यक्स की वैल्यू आएगी वही 2016 में उसका वेतन आएगा। तो देखिए, हम इसको 5 से काट देते हैं, 23 हुआ, ये हुआ 20, और 23 को हम इससे काट देते हैं, 23 पंचे 115, 11 26, 11 26 55, 23 पंचे 155, 5500 हुआ। एक जीरो से एक जीरो कटा, 11 पचे 55, 500 हुआ। तो यक्स बटे 20 दहम्मा 200 बराबर 500। यक्स बराबर 5 दूना 10, उसके बाद 1 2 3 4, तो यक्स बराबर आया 1,00,000। 2016 में अमित का वेतन था 1,00,000 रुपया, और यह 1,00,000 रुपए का 2016 में जब 10% की वृद्धि होती है, 2017 में 15% की वृद्धि होती है, तब जाकर 2018 में अमित का वेतन हो जाता है 1,26,000। तो आपसे पूछा गया है कि स्टार्टिंग में अमित का वेतन कितना था। तो स्टार्टिंग में 2016 में अमित का वेतन था 1,00,000 रुपया। मुझे उम्मीद है आप इस क्वेश्चंस को अच्छे से समझ गए होंगे। प्लीज मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चंस समझ में आया हो तभी आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, नहीं तो आप चैनल को डिसलाइक कर दीजिए। थैंक यू।